Hello guys, welcome to my YouTube channel Economics Stan. Today I will discuss the remaining part of topic Theory of Demand. I will explain demand schedule and demand curve. Law of demand, why does demand curve slope downwards from left to right? Extension in demand and contraction in demand, increase in demand and decrease in demand. Demand schedule and demand curve. Demand schedule refers to the functional relationship between price and quantity demanded. Demand schedule functional relationship बताता है प्राइस और क्वांटिटी में. ये एक टेबल होता है. It is a table or schedule which shows other things remaining constant, the relationship between price and quantity demanded of a good at its different prices. डिमांड स्केड्यूल एक टेबल में रिप्रेजेंट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को. डिफरेंट प्राइस पे उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज को शो करता है. अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व. जब हम डिमांड स्केड्यूल को, जो एक टेबल होता है, उसको अब प्रेजेंटेशन उसकी जो हम ग्राफिक देते हैं, ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसे डिमांड कर्व कहा जाता है. इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच विल बी बाउट एट डिफरेंट प्राइजेस. इसमें भी डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं बाय की जाती है डिफरेंट प्राइजेस पर, बट इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो ग्राफिकली होती है. इसके टू जो एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व. एक पर्सन की डिमांड स्केड्यूल टेबल होता है और एक ही पर्सन का डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व. इसमें डिफरेंट पर्सन्स आते हैं जो एक ही मार्केट में शो किए जाते हैं. पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, इन तीनों पर्सन्स की डिमांड मिला के जो मार्केट की डिमांड बनती है, और इनका टेबल एक जो शो किया जाता है उसे डिमांड मार्केट डिमांड स्केड्यूल कहा जाता है, और जो इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करता है उसे मार्केट डिमांड कर्व कहा जाता है. लॉ ऑफ डिमांड. जो डिमांड का नियम क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. जो डिमांड का नियम हमें ये बतलाता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. जो अदर थिंग्स हैं लाइक इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एट्सेट्रा, ये सभी सेम रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता. देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. जो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशन, लाइक कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है. इट मीन्स विद द फॉल इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज एंड विद द राइज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. अब हम मार्केट में जाते हैं, तब हम जो एक चीज़ खरीदते हैं, अगर उसके प्राइस जो हैं वो बढ़ जाएं तो हमारी उस चीज़ के लिए डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. अगर उसी चीज़ के प्राइस जो हैं वो कम हो जाएं तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. मार्शल के अनुसार भी यही है कि द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद अ राइज इन प्राइस. ये जो डिमांड का नियम है ये इनवर्स रिलेशन है कि एक दूसरे के उल्ट है. एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है और एक के कम होने से दूसरा बढ़ जाता है. अब हम लॉ ऑफ डिमांड का टेबल और डायग्राम देखते हैं. टेबल में प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, इसे हम डिमांड स्केड्यूल भी कहते हैं. प्राइस जो है वो बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, 50. प्राइस के बढ़ने से हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है. 10 जो प्राइस है उस पे हमारी डिमांड 5, 20 पे 4, 30 पे 3, 40 पे 2 kg, 50 पे 1 kg. कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं हमारी डिमांड कम हो रही है. जो साथ में
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो हमारा डिमांड कर्व शो कर रहा है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है और वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया गया है। 10 को 5 के साथ मिलाना, 20 को 4 के साथ, 30 को 3 के साथ, 40 को 2 के साथ और 50 को 1 के साथ। जो ये कर्व बन रही है वो हमारी डिमांड कर्व है। ये हमें डिमांड और प्राइस का म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो शो कर रही है। Why does demand curve slope downwards from left to right? जो डिमांड कर्व है उसकी स्लोप नीचे की तरफ क्यों होती है, डाउनवर्ड्स क्यों होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? इसके कई रीजंस हैं। उसमें से फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इस पे डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का लॉ भी अप्लाई होता है, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी जो है उसकी नेगेटिव स्लोप होती है। जब कंज्यूमर लार्जर क्वांटिटी परचेज करता है गुड एक्स की, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होने लगती है। इसीलिए कम प्राइस के पे जब कंज्यूमर एडिशनल यूनिट्स जो है परचेज करता है गुड एक्स के, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होने लगती है। इसीलिए इसकी जो कर्व है वो नीचे की तरफ जाने लगती है। इनकम इफेक्ट, इस पे इनकम का इफेक्ट भी पड़ता है। जब कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो भी चेंज होती है। रियल इनकम होती है जो मेज़र की जाती है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए जब प्राइस के कम होने से जो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जाती है। इसीलिए जब प्राइस जो है बढ़ जाता है तो उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, उसकी रियल इनकम जो है फॉल होने लगती है। इसीलिए उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड इस पे भी अप्लाई होता है। थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी के साथ जब रिप्लेसमेंट होता है, जब एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी से चीपर हो, उसका प्राइस जो है वो बहुत कम हो, तो अगर उसके प्राइस जो है बढ़ जाए एक कमोडिटी के, तो कंज्यूमर क्या करता है, उस कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर देता है दूसरी कमोडिटी के साथ जो चीपर होती है, उससे कम होती है। लेस कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो परचेज की जाती है। इसीलिए इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड जो है अप्लाई होता है। सेवरल यूजेस, जब एक कमोडिटी के एक से ज़्यादा यूजेस होते हैं तब उसके जब वो उसका प्राइस हाई होता है तो डिमांड उसकी कम की जाती है, क्योंकि उसे ओनली यूज़फुल जो है यूजेस उसमें ही किया जाता है उसे। जब उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो एक्सटेंड की जाती है, जिससे उसके सेवरल यूजेस हो सकें। इसीलिए कम प्राइस पे उसकी डिमांड भी ज़्यादा की जाती है। न्यू कंज्यूमर, जब प्राइस किसी चीज़ के कम हो जाए तो जो कंज्यूमर उस चीज़ को नहीं खरीद सकते थे जब उसके हाई प्राइस थे, कम होने पर उसके जो कंज्यूमर हैं वो बढ़ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो उसे परचेज करने लगते हैं। इसीलिए प्राइस के कम होने से उसके डिमांड जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, मोर क्वांटिटी विद सेम एक्सपेंडिचर। एक और रीज़न है कि इसकी नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व की क्यों होती है। जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम हो जाए तो उसकी ग्रेटर क्वांटिटी जो है परचेज की जाती है गिवन एक्सपेंडिचर पर, दिए गए खर्चे पर, एंड वाइस वर्सा, इसके उल्ट भी यही है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इसमें डिमांड कर्व की मूवमेंट जो है वो बताई गई है। द फर्स्ट इज एक्सटेंशन इन डिमांड, कि जब डिमांड बढ़ जाए। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, if with the fall in price the quantity demanded increases, it is called extension in demand. other things जो है मैंने जो पहले भी बताया है, other things में income of consumer, taste preferences, ये सब आ जाते हैं। इनमें कोई चेंज नहीं होता। अगर डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है तो सिर्फ प्राइस का पड़ता है। प्राइस के फॉल होने पे जब डिमांड बढ़ जाए तो उसे एक्सटेंशन इन डिमांड कहा जाता है, कि डिमांड जो है वो बढ़ गई है। जैसे टेबल में है प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप बताया गया है। 10 प्राइस पे 20 क्वांटिटी, और प्राइस के कम होने पे 10 से 5 जब हो गया प्राइस तो क्वांटिटी हमारी 20 से 40 हो गई, बढ़ गई। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी जो है बढ़ गई। प्राइस फॉल्स, डिमांड
राइजेस, प्राइस के कम होने से डिमांड जो है राइज करके। जो साथ में डायग्राम है उसमें एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया गया है। 10 को 20 के साथ और 5 को 40 के साथ मिलाने से जो रेड कर्व है वो बनती है। ये हमें शो एक्सटेंशन इन डिमांड कर रही है कि डिमांड जो है वो बढ़ गई है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, other things remaining the same. If with the rise in price demand falls, it is called contraction in demand. जब डिमांड में कमी होती है तब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम होती है, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंस एट्सेट्रा। अगर डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो सिर्फ प्राइस का पड़ता है। प्राइस के जो राइज होने पर, बढ़ने पर जब डिमांड कम हो जाए, फॉल हो जाए, तब उसे कंट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखो टेबल में बताया गया है, एक प्राइस है और एक साइड क्वांटिटी ली गई है। प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप जो है वो दिखाया गया है। 5 रुपये प्राइस पर क्वांटिटी है 40 और प्राइस के बढ़ जाने पर 5 से 10 होने पर क्वांटिटी जो कम होके 40 से 20 हो जाती है। प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। जो साथ में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसमें भी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया गया है। 5 को 40 के साथ और 10 को 20 के साथ मिलाने पर जो रेड लाइन कर्व बनती है उसे कंट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, अब हम इसमें देखते हैं कि डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होती है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है या नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, जे अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो तो उसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इसमें हम इंक्रीज इन डिमांड पहले पढ़ते हैं। इंक्रीज इन डिमांड होता है कि जब डिमांड जो है वो बढ़ जाए। जैसे हमने पहले जो पढ़ा था वो एक्सटेंशन इन डिमांड थी, उसमें भी डिमांड बढ़ती है, बट दोनों में ये फ़र्क है कि जो एक्सटेंशन इन डिमांड थी उस पर सिर्फ डिमांड पर प्राइस का इफ़ेक्ट पड़ने पर वो चेंज होती थी, अदर थिंग्स जो थी वो रिमेनिंग सेम रहती थी। इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, जो प्राइस है वो सेम रहता है, अगर डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो सिर्फ जो अदर थिंग्स का पड़ता है, जैसे इनकम, फैशन, हैबिट्स, टेस्ट एट्सेट्रा, उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इफ़ डिमांड ऑफ कमोडिटी राइजेस नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस, अगर डिमांड कहते राइज हो, बढ़ जाए, नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से नहीं, बट ड्यू टू चेंज इन वेरियस अदर फैक्टर्स के चेंज होने से, जैसे सच एज इनकम, फैशन, हैबिट्स, टेस्ट्स एट्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। जैसे टेबल में देखो, एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी का रिलेशनशिप जो है वो लिया गया है। प्राइस जो है वो सेम प्राइस पे, जो डिमांड है वो मोर डिमांड है, बढ़ जाती है। 10 प्राइस पे डिमांड जो है पहले 20 थी, फिर 40 हो गई। जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसमें एक्स एक्सिस पर है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे है प्राइस। जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, 10 है। उस पे पहले जो डिमांड थी 10 प्राइस पे 20 डिमांड थी, वो डी जो कर्व है वो शो हमें कर रही है 10 प्राइस पे 20 डिमांड। जब प्राइस रिमेनिंग सेम रहे, 10 ही प्राइस पे डिमांड जो 20 से बढ़कर 40 हो जाए, जो Q1 है वो 40 डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होके D1 पे आ गई। इससे हमें पता चलता है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, बढ़ गई है। डी कर्व जो शिफ्ट होकर D1 से चलेगी ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। द नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन डिमांड। अब हम इसमें डिक्रीज इन डिमांड का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिससे कहते हैं कि डिमांड में कमी हो गई। पहले पीछे भी हमने पढ़ा था कंट्रैक्शन इन डिमांड, उसमें भी डिमांड में कमी आती है, बट उसमें क्या है, जो अदर थिंग्स हैं वो रिमेनिंग सेम रहती हैं। अगर क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट पड़ता है तो सिर्फ प्राइस का पड़ता है, उसके चेंज होने से ही डिमांड चेंज होती है। बट डिक्रीज इन डिमांड में क्या है,
इसमें प्राइस रिमेनिंग सेम रहता है, अगर इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी डिमांडेड पे वो अदर थिंग्स का पड़ता है, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, फैशन, टेस्ट, हैबिट्स एटसेट्रा, उसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इफ़ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर कहते डिमांड जो है फॉल्स हो जाए, कम हो जाए, किसके चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से नहीं, अदर थिंग्स के चेंज होने से, लाइक इनकम ऑफ कंज्यूमर, फैशन, टेस्ट, हैबिट्स एटसेट्रा, इट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, उसे डिमांड में कमी कहते हैं। जैसे टेबल में प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, जिसमें प्राइस जो है वो सेम है बट डिमांड जो है वो लेस है। 10 प्राइस पे डिमांड जो है 40 और प्राइस के सेम रहने पर, 10 ही रहने पर जो हमारी डिमांड है वो 40 से 20 हो गई। जो साथ में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसकी, उसमें एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। जो पी प्रेजेंट कर रहा है हमें प्राइस कि 10 है, कांस्टेंट रहता है, सेम रिमेनिंग सेम रहता है, और जो 10 है प्राइस पे 40 डिमांड की जाती है। जो D1 कर्व है वो हमें शो कर रही है कि 10 प्राइस पे 40 डिमांड, और 10 ही प्राइस पे जब डिमांड कम होके 20 हो जाती है वो हमें Q2 है, जो हमारी डिमांड सेकेंड डिमांड है 20। ठीक है, जो D2 कर्व हमें शो कर रही है कि डिमांड में कमी आ गई, D1 कर्व से शिफ्ट होके D2 कर्व पे शिफ्ट हो गई, जो नीचे की तरफ आ गई, जिसे हमें कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। I hope you like this video. For more videos like this, please like, share and comment below your suggestions. Don't forget to subscribe the channel and press the notification bell for more updates. Thank you.